आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम भूगोल के वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे जो विविध परीक्षाओं में, विगत वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। जनरली बहुत बार एसएससी, रेलवे, शिक्षक भर्ती, आरपीएससी, इन सब में इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और आप सभी विद्यार्थियों का जो हमसे जुड़े हैं बाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जोग्रुप बाई एनके यादव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, बिना वक्त गवाए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप देख रहे हैं वायुमंडल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायुमंडल और इससे संबंधित प्रश्नों को अपन देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रश्न को देख रहे हो, पहला प्रश्न, समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान रखिए, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। हमारा इस पहला जो मंडल है, धरातलीय मंडल जिसे हम कह सकते हैं, वो क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के ऊपर जो हमारा मंडल है वो है समताप मंडल, यानी ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो उसके बारे में वो आपसे पहला प्रश्न रखा गया है। समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। बिल्कुल, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, बिल्कुल साफ लिखा है, सीधा लिखा है। दूसरा है, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। तीसरा ऑप्शन आपके है, इस मंडल में बादलों का प्राय अभाव पाया जाता है। और चौथा है, इस मंडल में धूल कण और जल वाष्प काफी कम मात्रा में होती है। तो साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न। अगर आप इस प्रश्न को देख रहे हो तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बादलों का अभाव पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर वायुयान जो है उड़ते हैं, और इसलिए इसे शांत मंडल कहते हैं क्योंकि मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती। और ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है क्योंकि जलवाष्प और धूल के कण नगण्य मात्रा में समताप मंडल में पाए जाते हैं। परंतु समताप मंडल के ऊपर तो साथियों इसके ऊपर मध्य मंडल आता है। तो मध्य मंडल के ऊपर आता है कौन सा मंडल? आयन मंडल, राइट। पहले क्षोभ मंडल, दूसरा समताप, तीसरा मध्य, और चौथा जो है आयन मंडल। तो यहां पर देखिए समताप मंडल, ये कथन गलत है। इसका मतलब असत्य कौन सा? तो दूसरा ऑप्शन जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? साथियों, संवहन मंडल, आप देखिए जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आप इसको थोड़ा सा देख लें तो आप इस चित्र को देखिए गौर से, आप इसको आसानी से देख पाएंगे। तो जो हमारा पहला मंडल आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्षोभ मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर जो हमारा ये है, ये मध्य मंडल, ये आपका समताप मंडल, फिर ये आपका मध्य मंडल जिसे आप कह रहे हैं, और ये आपका जो है वो आयन मंडल है। ऊपर वाला जो है हमारा क्या है? आयन मंडल है। तो आप देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है संवहन मंडल, और संवहन जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं साथियों वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। इसलिए क्षोभ मंडल के बहुत नाम है, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल, क्षोभ मंडल को जैविक मंडल, क्षोभ मंडल को ये कह सकते हैं एक तरीके से पूरी तरीके से मौसमी मंडल, और मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं, इसलिए इसे विक्षोभ मंडल की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा ये प्रश्न जो है आपके लिए जो लाया गया प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। तो समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगर आप इसको देखेंगे तो देखेंगे हमारा पहला मंडल जो है ये हमारा क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल के बाद में हमारा दूसरा जो मंडल है ये समताप मंडल है। अब होता क्या है दरअसल, समताप मंडल और ये हमारा मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। एक्चुअल में जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो ये जो है यहां पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जल वाष्प के ऊपर की ओर उठने कारण वाष्पन की क्रिया के दौरान बादलों का ऊपर उठ जाता है, और बादल जब ऊपर उठते हैं तो संवहन की क्रिया के माध्यम से, तो ग्रीष्म काल में क्या हो जाता है?
क्षोभ मंडल की ऊंचाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है जनरली, एक बार ये एसएससी जो है उस एग्जाम में पूछा गया था 10+2 लेवल के एग्जाम में, और एक बार आरपीएससी इस क्वेश्चन को एग्जाम में रख चुकी है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं और आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है साथियों। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है आज हमारी क्लास है, इसको आपको भूलना भी नहीं चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको देख रहे हो तो आज के जो प्रश्न हैं वो आपको ये कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षा उपयोगी सिद्ध होंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर अगर अपन देखेंगे तो यहां पर ये देखिए, रेडियो की लघु तरंगों को आयन मंडल की परत में परावर्तित होकर, ये आपको सोचना चाहिए कि जहां पर संचार मंडल किसे कहते हैं। कई बार क्या होता है, प्रश्न आता है संचार मंडल, और संचार मंडल जिसे भी कहते हैं वो मंडल कौन सा है, आयन मंडल। अब इस आयन मंडल में क्या होता है, इस आयन मंडल में अगर आप देख रहे हो तो 4 परतें पाई जाती है, ठीक है, 4 परतें होती है, जिसमें यहां पर आप देखेंगे ये जो एफ परत है, एफ परत जो है वो संचार के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। जैसा कि मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, आप आसानी से देख पाएंगे मैप में, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर मैप रखा है, और अब इस मैप में अगर आप देख रहे हो तो पहली परत देखिए डी परत, ये आपके डी परत है, उसके बाद में ई, और फिर एफ, और फिर जी। और लघु तरंग के बारे में पूछा है तो आप देखिए इसीलिए इसे संचार मंडल, तो आयन मंडल को कहते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी जो परत है वो एफ है। यानी 130 से लेकर और 360 किलोमीटर का तक का जो एरिया है वो एफ परत के अंतर्गत आता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपको परीक्षा में जनरली आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अब तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ परत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। आज हमारे क्वेश्चनों का बहुत अच्छा समायोजन है, जिसको आप देखेंगे तो संयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके लिए देखिए रिट प्रतियोगिता परीक्षा और सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट एसएस में वायुमंडल को जोड़ा गया है। बहुत बहुउपयोगी क्लास है, आप इस क्लास को शेयर कर दें। अगर आपको हमारा YouTube चैनल और हमारी क्लास पसंद आ रही है तो साथियों सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक जानकारी और बता देता हूं, मेरा खुद का व्यक्तिगत YouTube चैनल ज्योग्राफी बाई NK यादव, ठीक है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वहां भी आपको ये क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर अपन देखेंगे साथियों तो ये देखिए यहां पर अपना प्रश्न है, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और इसके ऊपर जो मंडल है वो कौन सा है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल के नीचे आयन, आयन मंडल के नीचे मध्य मंडल है साथियों, मध्य मंडल के नीचे जो है ये समताप मंडल है, ठीक है। और सबसे यहां पर जो मंडल आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, क्षोभ मंडल। अब आपको यहां पर ध्यान में रखना होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो देखिए यहां पर ऊपर से पूछा है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए ऊपर से और नीचे की ओर पूछा है, तो सबसे ऊपर ये जो बहिर्मंडल को आयन मंडल से अलग कर रही है वो, फिर मध्य मंडल को आयन मंडल से अलग करना, समताप मंडल को मध्य मंडल से, और क्षोभ मंडल को। तो इसको अगर अपन देखेंगे तो आप सब जानते हैं ट्रोपोपोज है, ये क्या है, ट्रोपोपोज, राइट। उसके बाद में दूसरा है स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज, तीसरी परत है मेसोपोज, और चौथी परत है मैग्नीटॉप, ठीक है, मैग्नीटॉप। तो आप देखिए, आप अगर इनमें ऑप्शन देखेंगे तो स्ट्रेटोपोज से ऊपर से आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आना है साथियों तो आपको ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में ट्रोपोपोज, ये तो नीचे से, ये तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो गलत है। स्ट्रेटोपोज भी ऑप्शन गलत है। मेसोपोज आप देखिए बीच में से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊपर मैग्नीटॉप, आप देखिएगा, दूसरा मेसोपोज, तीसरा स्ट्रेटो, और सबसे नीचे ट्रोपोपोज। बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसे प्रश्न जनरली जो है तो वो आपको बहुत
महत्वपूर्ण रूप से भ्रमित कर देते हैं और परीक्षा में सिलेक्शन भी ऐसे ही प्रश्न कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में और बहिर्मंडल। बाह्य मंडल को साथियों बहिर्मंडल भी कहते हैं। तो हवाई जहाज, देखिए दो बातें हमेशा ध्यान रखिए, जब शब्द आ जाए हेलीकॉप्टर या फिर घरेलू उड़ान की जहां तक बात आती है जनरली, तो ये हेलीकॉप्टर हमेशा उड़ेगा क्षोभ मंडल में, ठीक है। जब बात आती है ये कह सकते हैं वायुयान की या फिर हवाई जहाज की अगर बात कर रहा है, ठीक है, यानी अगर आप हेलीकॉप्टर, तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें बहुत कम लोग आते हैं, केवल जनरली यात्रा की जाती है। हवाई जहाज मोस्टली क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ान और वायुयान कहां उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? साथियों कितना अच्छा प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा देख लेंगे तो दो तीन बातों को हमेशा ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए ये धरातल है और आप सब भी जानते हैं कि ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% क्या पाया जाता है? जलवाष्प। यानी कुल जलवाष्प का 90% धरातल से और कितनी ऊंचाई तक? 5 किलोमीटर, और 10% जो होगा वो ऊपर होगा। और आप ये भी जान रहे हैं कि धरातल से और जनरली लगभग औसत ऊंचाई 14 या 13 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है? औसत ऊंचाई की बात कर रहा हूं मैं, क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल। और उसने पूछा 90% जलवाष्प किसमें? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में 90% जलवाष्प पाया जाता है। यही कारण है कि वहां मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, और यही कारण है कि अगर आप देख रहे हो सीधे तौर पर तो ज्यादातर चीजें वहां पर आपको दिखाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको देखिएगा। अगर आप इसको देख रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखेंगे, यहां से निम्नलिखित में से कौन सा कथन, सॉरी रुक गया शायद, एक बार चेक करना सब, टेक्निकल टीम चेक करे एक बार, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके स्क्रीन पर, साथियों एक बार टेक्निकल थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो सत्य कथन उसने पूछा है, बेहद इंपॉर्टेंट है सत्य कथन। यहां पर देखिए, सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, सबसे ज्यादा सागर तल पर वायुदाब होता है, ठीक है। कितना? 1013.25 मिलीबार, राइट। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आप देखिए बहुत अच्छा, पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो यहां पर देखिए वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। तो मैं पहले ही कह रहा हूं वायुदाब जो है वो हमेशा किस में मापा जाता है? मिलीबार में मापा जाता है। देखिए रोक रखिए सर, आगे देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है। साथियों अगर आप इसको थोड़ा सा देख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और अगर आप देखें किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, तो देखिए दिन में 2 बार अधिकतम तापमान रहता है और अधिकतम 2 बार, सॉरी, 1 बार अधिकतम और 1 बार न्यूनतम, ठीक है। तो दो चीज को ध्यान रखिएगा आप। जनरली आपको देखा जाता है कि 2 से 3 बजे के आसपास टेम्परेचर अधिकतम होता है और सुबह 3 से 5 बजे टेम्परेचर न्यूनतम होता है। अब आप देखिए, अगर ताप और दाब में क्या पाया जाता है? विलोमानुपाती संबंध। मैं केवल सागर तल या धरातलीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अगर आप दोनों चीजों को देखेंगे तो आप बहुत क्लियरली
आप देख पाएंगे। तो ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज आल्सो राइट, सभी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये सभी बिल्कुल राइट है, और थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी, लेकिन हम कंटिन्यू चल रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं। ये बात सही है कि वायुदाब उच्चावच जो है, उच्चावच, अगर आप उच्चावच को देख रहे हो, उच्चावच का मतलब होता है ऊंचा और नीचा, तो ये बिल्कुल सही है, राइट है, ये पहला स्टेटमेंट राइट है। वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है, बिल्कुल, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर तो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा, और बरसात, संवहनी वर्षा के कारण उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्जन होता है। अगर आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वहां डाइवर्जन जो है वो कम होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट में पूरी तरीके से राइट है। और 60 डिग्री अक्षांशों के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। साथियों बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, बहुत कम मात्रा में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि कारण ये है कि उस क्षेत्र में तापमान में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, राइट। तो क्योंकि वहां पर सूर्य किरणें तिरछी होती है, तो इसका ये भी स्टेटमेंट राइट है। ऑल ऑफ द अबव जो क्वेश्चन है, सॉरी स्टेटमेंट है, वो सब सही है, तो चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है, तो 1013.25 मिलीबार, ठीक है। ये देखिए, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है, 1003.25, 1023.25, 1034.25, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1013.25 क्या मिलीबार, राइट। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। साथियों ये कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है आरपीएससी के द्वारा। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था, मैंने इसलिए रखा है कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को देखें ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो आरपीएससी क्या रखती है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। तो देखिए, ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा नम, तो आपको 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। उसने पूछा है सर्वाधिक, और यहां उष्ण तो गर्म में तो होगा ही नहीं, क्योंकि ताप और दाब में तो विपरीत संबंध पाया जाता है। आप देखिए ठंडे और गर्म और शुष्क और आर्द्र में, यहां शुष्कता से मतलब है आर्द्रता की कमी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ठंडी तथा शुष्क, ये देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर, ठंडी तथा शुष्क वायु में प्राय वायुदाब सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये से प्रश्न जनरली बहुत बार आते हैं साथियों। अगर आप इस प्रश्न को देख रहे हो, आइसोबार, बिल्कुल बार, ये तो राइट है, बिल्कुल सही है। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा और आइसोबार कहलाती है। समदाब रेखा को ही आइसोबार कहते हैं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आइसोहाइट, बिल्कुल ये भी कथन जो है वो सही है, ठीक है। तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा या आइसोहाइट। यहां पर देखिए आइसोहेलाइन, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आइसोहेलाइन जो है वो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाती है, और ये जो है ये समलवणता रेखा है, राइट। तो जो है समलवणता रेखा ये, और आइसोबाथ बिल्कुल गहराई को बताती है, ठीक है। ये इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। बहुत अच्छा प्रश्न जो मैंने रखा है आप लोगों के लिए। साथियों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एनके यादव पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथियों लाइक भी करें, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। अगर हम इसको देखें, देखिए एनडीए में पूछा गया प्रश्न है जिसको मैंने रखा था एनडीए में, और यही प्रश्न जो है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछ चुकी है, ठीक है। तो आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं एसएसटी की साथियों, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत अच्छा, ऐसा कोई तो कारण होगा
जो हम वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल जो है उसमें विभाजित करें तो उसका मुख्य आधार क्या है? टेम्परेचर। वायुदाब संगठन घनत्व तो नहीं होगा, इसका सबसे अच्छा जो है जो आधार बनेगा, बेस बनेगा, वो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? साथियों बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। ऐसा क्या कारण है? आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका जो उत्साह वो हमें और मोटिवेट करता है कि हम और मेहनत करें और आप लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक परीक्षा के माध्यम से क्रैक करते हुए जब आप ऊंचाइयों तक जाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा साथियों। लेकिन मेरा ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में और अपने ये कह सकते हैं कि साथी प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर भेजें। अच्छा लग रहा है आप लोग साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे ही हम लोग अभी मैं रीट का कोर्स लेकर आ रहा हूं साथियों, बहुत अच्छा कोर्स होगा जो अगर आपको डेस्क्रिप्टिव के रूप में यानी हम सीधा कक्षा कार्यक्रम आपसे देंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार आप नई नई चीजों को पढ़ेंगे और आपको पहली बार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथियों आप सभी का पुनः ज्योग्राफी बाई NK यादव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और ये देखिए रेगिस्तान में बादल अवक्षेप, तो देखिए यहाँ पर कम आर्द्रता, कम दबाव, हवा की द्रुत गति और कम तापमान। पहला ऑप्शन कम दबाव, दूसरा कम आर्द्रता, तीसरा हवा की द्रुत गति और कम तापमान। साथियों कम आर्द्रता है, यही कारण है कि वहां पर बादल अवक्षेप होकर क्या नहीं करते? बारिश नहीं करते। तो राइट आंसर जो है वो दूसरा बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप विपर्य इंगित करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये देखिए तापीय विपर्य या फिर हम इसको एक और नाम से भी जोड़ सकते हैं, तापीय विलोमन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक तो शब्द होता है तापीय विलोमन। आप देखिए या एक तरीके से ये कह सकते हैं, एक होता है तापीय प्रतिलोमन। तो ताप और दाब में विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है, लेकिन यहां पर देखिए बिल्कुल इसमें इसका मतलब क्या होगा वो देखिए, ऊंचाई के साथ ताप में ह्रास, ये तो नहीं हो सकता। ऊंचाई के साथ ताप में वृद्धि, ये जो है तापीय विपर्य का क्या होगा? बिल्कुल विपर्य जो है शब्द जो है इसमें यानी ऊंचाई के साथ। देखिए जनरली आप ये जानते हैं कि यहां पर ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है? तापमान में क्या आती है? कमी आती है, राइट। ऊंचाई के साथ तापमान में यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? जनरली कम हो जाता है। आप सब जानते हैं इसे सामान्य ताप पतन दर क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग, ये देखिए मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर या सामान्य ताप पतन दर कहते हैं, राइट। ये 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। लेकिन ऊंचाई के साथ यदि ताप में वृद्धि हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? तापीय विपर्य। ठीक है, तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां आपको थोड़ा सा इस प्रश्न को देखने के लिए मैं और कह देता हूं, ये आपका धरातल है साथियों, और धरातल से यदि हम नीचे जाएंगे तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो धरातल में टेम्परेचर बढ़ेगा और ऊपर जाने पर 165 मीटर पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा साथियों? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन, नियोन, मीथेन और रेडन। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, रेडोन गैस जो है वो सबसे भारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन चारों में से सबसे भारी यदि कोई गैस है तो वो रेडोन होगी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। लेकिन जब भी भूकंप आता है तो उस दौरान भी उस क्षेत्र में, भूकंपीय क्षेत्र में रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है कि वायुमंडल की
कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? हल्की गैस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है साथियों, जल्दी करिए, बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? तो कौन सी होगी सबसे हल्की गैस? हाइड्रोजन या हीलियम? ठीक है, इन दोनों में से आपका उत्तर दीजिए, वेट रहेगा, इंतजार करेंगे हम लोग आपके उत्तर का साथियों। ठीक है, आप लोग इसका जनरली उत्तर हीलियम देंगे, लेकिन नहीं, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। लेकिन मन में एक प्रश्न उठने लगेगा कि वायुयान के टायरों में तो सर हीलियम गैस भरी जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो डिएक्टिव है। ठीक है, और आप देखेंगे हाइड्रोजन तो सक्रिय है, इससे अगर इसको हम वायुयान के टायरों में भर देंगे तो आप सोचिए, अगर हम देखेंगे तो वहां से वो तो जैसे लैंडिंग करेगा नीचे की ओर वायुयान, तो उस वहां पर तो आग लग जाएगी, क्योंकि घर्षण के माध्यम से आग पैदा हो जाती है। ठीक है, तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। आप बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैस किसको मानेंगे? हाइड्रोजन को। यहाँ जनरली बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाने पर जल वाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो मैं थोड़ा सा आपको एक चित्र के माध्यम से, ये हमारा 0 डिग्री है और 0 डिग्री से ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। तो इसमें कम होती जाती है, बढ़ती जाती है, अपरावर्तित और कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। सर्वाधिक जल वाष्प यदि कहीं होता है तो वो कहां होगा? तो साथियों, सर्वाधिक जो जल वाष्प है वो कहां होता है? भूमध्य रेखा पर। कहां होता है? भूमध्य रेखा पर। और न्यूनतम जल वाष्प कहां होगा? लगभग यहाँ 4% के आसपास मान लेते हैं अपन। तो न्यूनतम जल वाष्प कहां होगा? ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से जाएंगे तो क्या होता चला जाएगा? जल वाष्प की मात्रा क्या होती चली जाएगी? कम होती। तो पहला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा साथियों। जनरली पूछा भी जाता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में जल वाष्प की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। बहुत अच्छा प्रश्न, 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सममंडल में सम्मिलित है। देखिए, आप अगर थोड़ा सा अगर देख रहे हो चित्र को, तो मैं आपको उस चित्र की ओर ले चलता हूं जो हमने इसके अंदर रखा है। मेरे खुद का हाथ से बनाया हुआ चित्र है साथियों, इसलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड कर दिया ताकि आपको समस्या नहीं आए। अगर आप इसको देख रहे हो तो देखेंगे आप लोग, यहां पर अपन अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा साथियों कि जो हमारा यहां पर आपने ये क्षेत्र देखा है, पहला मंडल है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल और तीसरा मध्य मंडल। और यहां तक की ऊंचाई को अगर मान ले तो अपन 0 से और 80, वैसे जनरली 90 किलोमीटर हम मान लेते हैं। तो इस क्षेत्र में जब भी आप धरातल से ऊपर जाएंगे तो ताप में क्या होता है? तापमान कम होता है। ठीक है, तो ये जो मंडल है, कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल, दूसरा कौन सा मंडल? समताप मंडल, और तीसरा कौन सा मंडल? मध्य मंडल। इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है सममंडल। क्या कहा जाता है? सममंडल, राइट। और जो ऊपर के दो हैं आप देखेंगे, एक बहिर्मंडल, यानी एक तो आपका आयन मंडल है और एक आपका बहिर्मंडल है। इनमें ऊपर जाने पर लगातार तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है साथियों? वृद्धि। इसलिए इसे हम कहते हैं विषम मंडल। लिखा भी हुआ है, अगर आप थोड़ा सा अगर देख रहे हो तो गौर कर रहे हो तो ये देखिए मैंने लिख रखा है विषम मंडल। विषम मंडल, तो ये तो आपका विषम मंडल है और यहां हमने देखिए आप सममंडल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपके सामने जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा जो है सममंडल है और कौन सा, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। तो आप देखेंगे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद में साथियों अगर आप गौर कर रहे हो तो आप देखिएगा समताप मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल, ये तीन जो हैं वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर जो बहिर्मंडल, तो सर ये ताप मंडल है। तो आपको ध्यान रखना है ताप मंडल
ऑब्लिक विषम मंडल, विषम मंडल, ये विषम मंडल, ठीक है। इसके अंदर तो आ जाएगा दो, एक आता है आयन प्लस बहिर्मंडल, ठीक है। इन दोनों को तो हम इसमें सम्मिलित कर लेंगे, और जो ये तीन हैं 1 2 3, तो ये जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं सममंडल, राइट। तो इसका आंसर जो है वो 2 नंबर जो है आंसर राइट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत टिपिकल प्रश्न है साथियों। ये आरआरबी में पूछा गया था, रेलवे में अगर आप देख रहे हो। वैसे हमने इसको रखा है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनरली इस प्रश्न के बारे में बच्चों को पता नहीं होता साथियों। आगे देखिएगा, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। अब देखिए, मेघ गर्जन थोड़ा सा अपन विचलित हो जाएंगे। बादल के संबंध में यदि बात करेगा तो वो अपन बता सकते हैं बादल कहाँ पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। तो मेघ गर्जन बारिश कहाँ होती है, मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती है, वहीं पर मेघ गर्जन होगा। किस मंडल में होगा, क्षोभ मंडल में। तो आयन मंडल गलत है, ओजोन मंडल, समताप मंडल। इसका राइट जो आंसर है वो क्षोभ मंडल हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए चूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, वायुमंडल बादलों के तैरने का कारण है। ऐसा क्या कारण है कि वायुमंडल में बादल कंटिन्यू रूप से फ्लोइंग करते रहें, कोई तो महत्वपूर्ण रीजन होगा साथियों। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ताप, वेग, दाब और घनत्व, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। घनत्व, डेंसिटी के कारण जो है बादल फ्लोइंग करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त इंफ्रारेड रेज, ठीक है, अब के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि प्रश्न थोड़ा क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है। ये स्कूल लेक्चरर के अंदर आया हुआ प्रश्न है, आरपीएससी ने पूछा था इस प्रश्न को, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न जो है वो आपके सामने है। अगर आप थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है वो, भू वायुमंडल, देखिए भू का मतलब पृथ्वी, तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया। और यदि पृथ्वी के धरातल, या हम पृथ्वी, पहला तो यह है कि पृथ्वी का ये धरातल है, और यहां पर ये मान के चलिए अगर एक परत बन जाए जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो अगर भूमंडलीय विकिरणों को रोक ले तो इस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब तापमान बढ़ जाता है साथियों, तो आप नोटिस करिएगा पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। औसत तापमान ध्यान रखें, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान होता है। और पृथ्वी के तापमान का बढ़ना या भू के तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो और ये क्यों होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। तो सुनामी तो मतलब ही नहीं है, सौर तापन ये भी नहीं होगा, भूकंपीय प्रभाव ये भी नहीं होगा। तो राइट जो आंसर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा आप, आपके स्क्रीन पर आया हुआ है। इसका राइट आंसर जो है ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर, ये इस पर गौर करिएगा, 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा, अगर आप देख रहे हो कि यहां पर ये हमारा धरातल है, और धरातल से सबसे पहले क्षोभ मंडल और फिर हमारा क्या आ रहा है, समताप मंडल, और क्षोभ मंडल ये नीचे हमारा क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल में जलवाष्प लेकर जितने भी सबसे ज्यादा वायु का घनत्व, सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं जलवाष्प, धूल के कण, सबसे ज्यादा जैविक क्रियाएं, सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं, सबसे ज्यादा संवहन की क्रिया किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। तो सबसे ज्यादा घनत्व जिस मंडल में पाया जाएगा, जिस वायुमंडल की परत में पाया जाएगा, वायु की डेंसिटी भी जिसमें होगी, तो वो क्या होगा, क्षोभ मंडल। तो इसमें देखिए यहां पर 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है।
तो 97%, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा 97% भाग जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसमें भी अगर कभी परत को भी पूछ ले साथियों तो क्षोभ मंडल जो है वो अपने को हमेशा मानना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न चूज किया गया है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का अवरोही क्रम, पहले तो इस बात को समझ लीजिए, आरोही ऊपर की ओर जाना, छोटे से बड़े की ओर, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही असेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही, अव का मतलब छोटा, रोही का मतलब जाना, यानी ज्यादा से कम की ओर अपने को जाना है। और वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उसके संदर्भ में साथियों बात कर रहा है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा लगभग 78% कौन सी है, नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर कौन सी पाई जाती है, लगभग 20.99 मान लें, 21% की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। फिर 0.93% कौन सी है, आर्गन। और फिर 0.03 ये कौन सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखिए पहला अवरोही सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये देखिए 3 नंबर पर है। फिर देखिए 2 नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी इसके बाद में हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 1 मिनट, अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो मैं बता देता हूं। 1 मिनट, एक्चुअल में क्या है, ऑप्शन जो है जिस तरीके से दिए हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले नंबर पर तो हो जाएगा नाइट्रोजन, तो 1 नंबर तो इसका हो गया। दूसरे नंबर पर ये आ जाएगी ऑक्सीजन। तो यहां पर आप देखेंगे ये इसमें भी समान है और इसमें भी समान है और इसमें भी समान है, ये ऑप्शन तो यही समाप्त हो जाता है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो हमारे यहां पर क्या पाई जाएगी, ऑर्गन, राइट। तो यहां पर जो है ये ऑप्शन जो है, यहां पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन जो है गलत चूज कर दिए गए साथियों। यहां पर चौथा नंबर जो है वो हमारे यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां पर। उसके बाद में आप देखिए 5वें नंबर पर जो है यहां पर 2 नंबर आना चाहिए। और फिर आपका, तो आप मैं समझा देता हूं, एक्चुअल में ऑप्शन गलत है, प्रश्न पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा 78% हमारा नाइट्रोजन है, उसके बाद में 21% लगभग ऑक्सीजन, फिर 0.93% ऑर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर सबसे अंत में क्या आ जाएगा, नियोन हो जाएगा। तो इसका क्रम हो जाएगा 1, 3, फिर उसके बाद में आपका 4, और फिर 2, और फिर 5। तो ये जो है ये आपके यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर, सॉरी ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये लीजिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा, अवरोही क्रम। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तापीय विलोमता का अर्थ है। फिर वही प्रश्न आपके लिए दोहराया जा रहा है कि क्या कारण है, तापीय विलोमता क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, तापीय विपर्य देखा था अपन ने, और ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, यहां पर देखिए इसे ही हम क्या कहेंगे, तापीय विलोमन कहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर तापक्रम विलोमता का अर्थ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम नहीं, गलत है, इसे हम तापीय विपर्य भी कह सकते हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान स्थिर, और बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर। साथियों थोड़ा सा वो आपको लैंग्वेज में क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम का बढ़ना। तो इसका जो ये दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 25। तो फोन एक स्थानीय हवा है, बहुत अच्छा प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। ये वायुमंडलीय क्वेश्चन तो नहीं है, परंतु इसको हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये पवनों से संबंधित प्रश्न है। स्थानीय पवन है, लोकल विंड्स है। चीन गलत, उत्तर कोरिया ये भी नहीं होगा, जापान और स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड से संबंधित है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये क्वेश्चन, आपके जनरली पवन तंत्र का है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पर चूज किया गया है। आपको देखेंगे 26 नंबर को, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। साथियों हमें कई बार ऐसा लगता है कि वायुमंडल जनरली जो है वो सौर विकिरणों से गर्म होता है। ठीक है, अब आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए, सूर्य से आने वाली विकिरण हमेशा लघु विकिरण होती है। ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन पर चलते हैं सीधे तौर पर, सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा,
पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से और पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो क्या है, क्या आएगा इसका उत्तर, आप जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है पृथ्वी के जो अंदर से कण तो भूगर्भीय है, उससे तो केवल क्षोभ मंडल पर प्रभाव पड़ सकता है। जब सूर्य से आने वाली जो विकिरणें होती हैं वो जो धरातल के ऊपर आती हैं वो कौन सी होती हैं, लघु सौर्यक विकिरणें। कौन सी होती है, लघु सौर्यक। और जब यहां से जाएंगी तो वह कौन सी होती है, दीर्घ सौर्यक विकिरणें। तो इसे ही हम एक और नाम से जान सकते हैं, पार्थिव विकिरण। जो पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण क्या कहलाती है, पार्थिव विकिरण कहलाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो यही होगा, ये नहीं होगा तीसरा। आपको ऑप्शन में ऐसा लगेगा कि तीसरा होगा, ये तीसरा नहीं होगा साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित होगा। देखिए दो बातें, CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड साथियों अगर आप थोड़ा सा देख रहे हो तो यह शुष्क बर्फ का प्रतिरूप होती है। किसका, शुष्क बर्फ का। आप देखो उसने क्या कहा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत को क्या कहा, बढ़ाया है। जब बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और आप सब जानते हैं तरल का जो है फैलाव विस्तार वो ज्यादा होता है, ठोस का क्या होता है, कम होता है। तो समुद्र तल, मान लीजिए जब बर्फ जम जाएगी तो समुद्र तल तो नीचे हो जाएगा, जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जल स्तर क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की जब घटना होती है, यानी बर्फ का पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना होता है साथियों, तब क्या होगा, तब होगा समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। तो जब जमेगा तो समुद्र का जल स्तर क्या होगा, घट जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, सुथा हुआ प्रश्न है, और बहुत ही, ये कह सकता हूं कि एक बहुत ही पैमाने पर दिया गया प्रश्न है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28, रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस कौन सी है। साथियों वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि वायु ट्रांसपेरेंट होती है, वायु रंगहीन होती है, वायु गंधहीन होती है, वायु स्थान घेरती है, और वायु भार रखती है, और वायु संपीड़ित है। ये सब वायु की विशेषताएं हैं जो मैंने आपको जल्दी से बताई हैं। लेकिन इसमें प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, इन गैसों की बात कर रहा है वो, इनमें से कौन सी, तो स्वादहीन, गंधहीन और रंगीन। तो एक्चुअल में इसका राइट आंसर जो होगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। रंगहीन भी होगी, गंधहीन भी और स्वादहीन भी। ये प्रश्न मैंने इसलिए रखा है कि ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 29। आज हमने 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला रखी थी, उसके पीछे कारण था। और आपको अगर कोई टेक्निकल सुविधा हुई उसके लिए भी हम लोग खेद है, आगे से प्रयास करेंगे, टेक्निकल टीम से प्रयास भी करेंगे कि वो थोड़ा सा सुधार करें, इंप्रूवमेंट करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल की विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। साथियों आप देखिए, ये तो है धरातल, और धरातल से ऊपर हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल, राइट। क्षोभ मंडल के बाद में दूसरा समताप मंडल, तीसरा यहां पर मध्य मंडल, चौथा यहां पर आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद में कौन सा मंडल हो जाएगा, बहिर्मंडल। तो देखिए ये ऑप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं दो। तो यहां पर देख लेते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ये तो गलत है क्योंकि इसमें देखिए पहले आयन मंडल आ गया और बाद में मध्य मंडल आया। तो राइट आंसर 3 नंबर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। और अंतिम क्वेश्चन साथियों आज का, बहुत ही अच्छा प्रश्न जो जनरली परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए इस प्रश्न पर गौर करिए, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है। देखिए 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 22। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो है वो 14 किलोमीटर होगा। परंतु फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखिए, चलते चलते मैं एक जानकारी आपके लिए शेयर कर रहा हूं। यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे हो, ये धरातल है साथियों, और धरातल से आप कभी नोटिस करिए यहां पर विषुवत रेखा पर, कहां पर, विषुवत रेखा, और यहां पर क्या है आपका, ये आपका नोटिस करिएगा आप लोग, ये ध्रुव है। ध्रुवों पर ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर होती है 18 किलोमीटर।
ठीक है। तो ध्रुवों पर ऊंचाई कम होती है और विषुवत रेखा पर। और अगर इसका हम औसत देखेंगे तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 18 + 8 26 और 26 में 2 का भाग देंगे तो 13। तो होनी तो औसत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 13 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि ये वो परत है जो गर्मियों में ऊंचाई की ओर बढ़ जाती है, यानी इसका विस्तार हो जाता है, इसलिए जनरली इस ऑप्शन में 14 जो है वो बिल्कुल राइट होगा। आपको ऐसा नहीं कि ऑप्शन गलत है, बिल्कुल सही है साथियों। लेकिन ध्यान रखिएगा 13 किलोमीटर अगर ऑप्शन में होता तो वो और बेस्ट होता। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो 14 किलोमीटर होगा। दूसरी बात, यहाँ पर ध्रुवों पर वायुदाब सर्वाधिक होता है 250 MB और विषुवत रेखीय इस क्षेत्र में 100 MB होता है। इसलिए ध्रुवों पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल के ऊंचाई के तौर पर वहां पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई होती है और वहां पर वायुदाब 250 मिलीबार होता है। साथियों, आज की प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो यहीं पर आज के कक्षा कार्यक्रम का समापन का समय हो गया है। साथियों, बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़े, और आपको अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो आप हमारे YouTube चैनल बाय स्टडी YouTube चैनल और दूसरा हमारा YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय NK यादव, ठीक है, उन दोनों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम लेते हैं विदा। साथियों, जय हिंद, जय भारत।